हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ ज्योग्राफी की जो हम लोग शुरू कर चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ सीरीज़ कंटिन्यू चल रही होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही होगी, क्योंकि मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, पेपर निकालना ना निकालना तुम्हारे हाथ में है। कंसिस्टेंसी मैं बता सकता हूँ यहाँ से। बाकी कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और काम करते रहो। तो शुरू करते हैं भाई आप अपना आज का लेक्चर। ज़्यादा बोला जाता नहीं लेक्चर के बीच में। ठीक है भाई। तो भाई आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। ऐसा कुछ नहीं होता कि आज हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे। हमने एक यूनिट उठा रखी है, उस यूनिट को पूरे करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एक एक करके अपना यूनिट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने उठाई थी जियोमॉर्फोलॉजी, अब उठा दी क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी जहाँ से पहले ख़त्म हुई थी वहीं से अब कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है भाई प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता क्या है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहली बात भाई, प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था भाई कि जब आपके आपकी लैंड से, जब लैंड गर्म होती है, पंखा बंद करना पड़ेगा मेरे हिसाब से यार। तो मैंने आपको बताया था कि जब लैंड गर्म होती है और वहाँ से इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन होने के बाद वो हवाएं ऊपर उठती है, वाटर वेपर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन होती है और वहाँ बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद वो बादल जब धरती पे आते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आते हैं। प्रेसिपिटेशन बारिश भी हो सकती है, ओले पड़ने हो सकते हैं, बर्फ स्नोफॉल हो सकती है, जो भी हो सकता है वो प्रेसिपिटेशन के रूप में धरती पे आती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे आती है, प्रेसिपिटेशन के कितने आपके फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला आपका फॉर्म होता है भाई रेनफॉल। ठीक है। दूसरा आपका फॉर्म क्या होता है भाई? स्लीट। एक होता है हेल, एक होता है स्नो। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रेन तो आप सभी को पता होता है, बारिश होती है। अब इसमें और टेक्निकली जाओगे तो भाई कैसे होती है? ऐसे होती है कि जब हवाएं ऊपर उठती है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होने के बाद जब बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद क्या होता है? टेम्परेचर, यहाँ तक टेम्परेचर कम है, यहाँ तो टेम्परेचर कम है ना। तो जैसे ही ये टेम्परेचर कम है और यहाँ बादल बन चुके हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? एक टाइम के बाद ये बादल मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएंगे। और जब ये बादल मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये अपने अंदर का मॉइस्चर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जब वो मॉइस्चर बाहर निकलेगा तब वो बारिश का रूप लेगा और बारिश के फॉर्म में वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे कि बारिश क्यों हुई? बारिश हुई इसलिए क्योंकि बादल ने जो मॉइस्चर होल्ड कर रखा था, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब वो और मॉइस्चर तब होल्ड करेगा जब वो बचा हुआ मॉइस्चर नीचे फेंकेगा। अब किस फॉर्म में नीचे फेंक रहा होगा? बारिश के फॉर्म में। तो बारिश तो हो गई भाई। अब स्लीट के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखो, बारिश और स्लीट और हेल और स्नो, चार फॉर्म में बारिश होना, स्लीट होना, हेल होना और आपका स्नो पड़ना। देखो, बारिश मैंने आपको बताया कैसे पड़ती है। स्लीट क्या होता है? ये ना तो बर्फ होता और ना ये बारिश होती। जैसे पत्ते होते हैं ना, ऐसे ये पत्तों की तरह गिरते हैं, ऐसे बोलते हैं स्लीट आपकी। स्लीट के बारे में और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट? हाँ, एडिशनल कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने। स्लीट अगर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझोगे तो भाई सिंपल सी होती है कि ना तो वो प्योरली स्नो है, ना वो हेल है और ना वो बारिश है। तो वो पत्ते की तरह बेसिकली होते हैं, उसे बोलते हैं स्लीट। लेकिन इसे टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझे तो कैसे बोलोगे आप? तो बोलोगे भाई इट इज़ अ फ्रोजन फ्रोजन एंड द रीफ्रोजन रेन ड्रॉप। जब जो रेन ड्रॉप होती है वो फ्रोजन एंड रीफ्रोजन, यानी कि वो फ्रीज कर जाती है। जब भी रेन ड्रॉप आपकी जो बारिश की बूंदे है वो फ्रीज करता आएगी तो उस टाइम पे स्लीट बनती है। अब फ्रीज वो इस उस लेवल तक नहीं कर पाती कि अपने आप को स्नो में चेंज कर दे। फ्रीज करती है बट इतना फ्रीज करती है, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम फ्रीज करती है। तो जब रेन ड्रॉप अपने आप को फ्रीज कर रही होगी, उतना फ्रीज नहीं कर पाएगी कि वो स्नो बन जाए, तो बनाती है वो स्लीट। स्लीट बनती कहाँ है? ठंड के टाइम पे बनती है मिड लैटिट्यूड में। मिड लैटिट्यूड ये वही आपका जोन है जो टेम्परेट जोन होता है ना, तो टेम्परेट जोन ही आपका मिड लैटिट्यूड होता है। अच्छा, अगर टेम्परेट आपका मिड लैटिट्यूड है तो ट्रॉपिकल में क्या पड़ रहा होगा? रेनफॉल हो रही होगी आपकी ट्रॉपिकल में। रेनफॉल होगी ट्रॉपिकल में, स्लीट पड़ेगी आपकी टेम्परेट में। क्लियर है? स्लीट पड़ेगी टेम्परेट में, रेनफॉल होगी आपकी ट्रॉपिकल रीजन में। तो स्लीट क्या होती है? जब आपकी रेनफॉल फ्रीज हो जाती है तब बनती है स्लीट, पत्तों की तरह बेसिकली होता है। हेल क्या होते हैं? हेल को बोलते हैं ओले। तो जब भी ओले पड़ेंगे उसे बोलते हैं हेल। तो हेल स्ट्रॉम इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर सवाल सिंपल है तो कैसा आएगा? तो आपसे पूछेगा कि भाई प्रेसिपिटेशन कितने प्रकार की होती है। तो भाई चार तरह की आपके सामने दिखाई हुई है, रेन, स्लीट, हेल और स्नो। तो हेल स्ट्रॉम ओले होते हैं, आप सभी ने देख रखे ओले क्या होते हैं। बात करते हैं स्नो की। तो स्नो, अच्छा हेल के अगर आपको फॉर्मेशन की देखनी है ना, तो जब मैंने बताया कि भाई जब रेन होती है ना, अगर रेन थोड़ी सी फ्रीज हो तो बनती है स्लीट, अगर रेन ज्यादा फ्रीज होगी तो बनती है हेल, और अगर वो और ज्यादा फ्रीज होगी नहीं तो बनती है आपका स्नो।
तो यहाँ पर ना फ्रीजिंग का एक इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से वो फ्रीज हो रहा है। अगर वो कम फ्रीज होगा तो रेन बनाएगा स्लीट। अगर वो उसकी इंटेंसिटी फ्रीज होने की ज़्यादा है और ज़्यादा फ्रीज हो रहा होगा तो वो बनाएगा अपने आप में हेल। और अगर वो हेल से भी ज़्यादा फ्रीज हो रहा होगा तो वो अपने आप में स्नो का फॉर्मेशन कर देगा। दिस इज द प्रोसेस हाउ द बेसिकली रेन स्लीट हेल एंड स्नो इज फॉर्मिंग। अब स्नो क्या होता है, जब फ्रीजिंग पॉइंट से, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम हो जाता है तब बनता है आपका स्नो। स्नो क्या होता है, एयर बिटवीन द आइस पार्टिकल इज मोर। जब आइस स्नो में क्या होता है, जो आइस पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसका वेट जो होता है बहुत लाइट होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, स्नो क्या होता है, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट से कम पॉइंट आपको टेम्परेचर हो जाएगा, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर आपको हो जाएगा, तो भाई वो बन जाएगा अपने आप में स्नो। उसके बीच की जो एयर स्पेसिस होती है ना, दो स्नो स्नो बहुत सारे होते हैं, इनके बीच में जो एयर स्पेसिस होते हैं ना वो बहुत मैक्सिमम होते हैं और इनका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। तो अब हमने देखा प्रिसिपिटेशन। अब हम प्रिसिपिटेशन में एक टाइप इसमें उठाते हैं रेन, और रेन के बारे में पढ़ते हैं कि रेन आप कितने प्रकार की होती है। तो रेन मैंने उठाया, तो रेन का सबसे पहला आपके पास टाइप है रेनफॉल का, डेट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। तो कन्वेंशन में एक वर्ड है कन्वेक्शनल, कन्वेक्शन कई बार बता चुका हूँ, बार बार फिर नहीं बताऊंगा। कन्वेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जब हवाएं ऊपर उठती है, जब हवाएं ऊपर उठती है इवापोरेशन होता है तो उस टाइम पे जो बादल बनते हैं उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपका लैंड है, यहाँ पर हीट पड़ी, सनलाइट पड़ी, यहाँ से आपका इवापोरेशन हुआ हुआ इवापोरेशन हुआ, होके यहाँ पर बादल बन गए। तो अगर यहाँ पर बादल आपके बन चुके हैं तो उस टाइम पे कन्वेक्शन के थ्रू ये बने हैं। तो कन्वेक्शन के थ्रू ये बने हैं, राइजिंग ऑफ द एयर हुए वहां से बने हैं। तो अब जो रेनफॉल यहाँ बादल कराएगा ना उसे बोलोगे आप कन्वेक्टिव रेनफॉल। तो कन्वेक्टिव रेनफॉल आपकी क्या होती है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट, अपने आप जब एयर अपने आप को राइज करते हैं उसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कौन सा क्लाउड बनता है, कुमुलो निम्बस क्लाउड यहाँ पर बनते हैं रेनफॉल के टाइम पे। जो रेन यहाँ पर होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है लेकिन बहुत हैवी होती है। बात समझो, ड्यूरेशन जो है मतलब मानने के बाद 2 घंटे बारिश होगी, 2 घंटे बारिश होगी लेकिन बहुत हैवी इंटेंसिटी के साथ होगी, बहुत मूसलाधार बारिश होगी, टोरेंटियल रेनफॉल आपकी होगी। तो कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन से बने होते हैं। क्लाउड कुमुलोनिम्बस है, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन होता है लेकिन हैवी होती है रेन, कम टाइम में लेकिन हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और इक्वेटर है बहुत कॉमन होता है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, इक्वेटर पे आपका लगातार सनलाइट पड़ती है, पड़ने के बाद हवाएं ऊपर उठती है और वही बनते हैं कन्वेक्शन, वही होता है कन्वेक्शन, वही बनता है आपका कन्वेक्शनल करंट, वही होता है आपका कन्वेक्शन रेनफॉल। तो ये हो गया पहला रेनफॉल। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भाई, क्या बताया मैंने आपको, ये इवोपोरेशन हुआ, होने के बाद हवाएं ऊपर उठी, हवाएं राइज करी, राइज करने के बाद बादल बनाए, उसके बाद रेनफॉल आनी शुरू हो गई। अब जो रेनफॉल यहाँ पर आ रही है, गेट बंद कर दिया भाई, अब जो रेनफॉल यहाँ पर आ रही है वो रेनफॉल जो होगी अब ये कन्वेक्शन रेनफॉल आपकी कहलाएगी। दूसरा आपका है भाई ओरोग्राफिक रेनफॉल। जहां भी वर्ड आ जाएगा ओरोग्राफिक, वर्ड को पकड़ना, जहां भी वर्ड आएगा ओरोग्राफिक वहीं आप इसे एसोसिएट करोगे भाई माउंटेन से। क्या, किससे भाई, माउंटेन से। तो जहां भी वर्ड आ गया ओरोग्राफिक वहीं इसका एसोसिएशन जाने वाला है माउंटेन से। तो जो भी रेनफॉल आपकी माउंटेन वाले इलाके में हो रही है, माउंटेन वाले एरिया में हो रही है, उसे बोलते हैं आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में कुछ टेक्निकल बातें पढ़ लेते हैं जो एक्चुअली में आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सबसे पहली बात, सैचुरेटेड एयर मूव अक्रॉस द माउंटेन। अब देखो पता क्या हो रहा है, ये अगर आप एक मिनट दिखाता हूँ, फोटो तो होगा इसका, हाँ। हुआ यहाँ पर ये कि भाई यहाँ से ना इवापोरेशन हुई, हवाएं ऊपर उठी, वो मेयर राइजेस पढ़ाया था ना, तो वो मेयर अपने आप को राइज कर रही है, मॉइस्चर भी उठा के ऊपर लेके जा रही है। तो जब वो मेयर राइज करेगी, मॉइस्चर उठा के ऊपर लेके जाएगी, टेम्परेचर कम हुआ होगा तो इवापोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा, बन गया क्लाउड। अब क्लाउड बनने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बादल मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाता, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, सैचुरेशन पॉइंट। क्या नाम है उसका, सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका जो क्लाउड है वो और ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पर आपकी हवाएं ऊपर उठ चुकी है, उठने के बाद बादल बन चुके हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका है, उसके बाद बादल बारिश कराएगा। और बारिश जो यहाँ पर बारिश होगी माउंटेन वाले इलाके में उसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपकी दो तरीके के आपके माउंटेन के ऊपर, माउंटेन के अंदर स्लोप होती है, एक होती है नॉर्थ स्लोप, एक होती है साउथ स्लोप। तो साउथ स्लोप में आपके रेनफॉल होती है, साउथ स्लोप में रेनफॉल होगी तो इंसोलेशन भी होगी। रिकॉल करो,
इंसोलेशन होगी, रेनफॉल होगी, तो एग्रीकल्चर होगा, सेटलमेंट होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और नॉर्थ वाले में क्या होगा, नॉर्थ वाले में रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, इंसोलेशन नहीं होगी, इंसोलेशन नहीं होगी तो सेटलमेंट नहीं होगा। तो इस इलाके को हमने क्या नाम दिया था, रेन शैडो जोन का, ठीक है। यहाँ पर आपकी वार्म एयर राइज करती है, वार्म एयर राइज करेगी, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, बढ़िया वेजिटेशन होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। इससे क्या बोलते हैं, सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, इसे बोलते हैं लीवर्ड विंडवर्ड साइड, हाँ इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी एयर राइज कर रही है, अपने आप को ऊपर उठा रही है। यहाँ पर जब बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाने के बाद एयर ड्राई हो जाएगी, ऊपर तो मॉइस्चर था एयर के अंदर, बारिश होने के बाद यहाँ पर एयर हो गई ड्राई, ड्राई होने के बाद जब वो क्योंकि ड्राई एयर और कोल्ड एयर अपने डेंस स्टेट में होती है, तो वह अपने आप को नीचे बैठाती है। तो कोल्ड एयर जब अपने आप को नीचे लेकर जाएगी, तो भाई इस इलाके में तो बारिश भी नहीं होगी, तो इस इलाके को बोलते हैं भाई आप लीवर्ड जोन, ठीक है। ये विंडवर्ड जोन, ये लीवर्ड जोन, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं चीज़ों को इस डायरेक्शन में। देखो, एक पॉइंट ऐसा होता है, सैचुरेशन एयर मोर अक्रॉस द सैचुरेटेड एयर मूव अक्रॉस द माउंटेन। जब ये आपका माउंटेन है, इस माउंटेन पे सैचुरेटेड एयर ऊपर उठ रही है, इसे बोलते हैं, और ऊपर उठेगी, ये आपकी विंडवर्ड साइड होगी, ये आपकी लीवर्ड साइड होगी। ऊपर उठ रही है, इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं तो बारिश होगी, बारिश होगी तो उसके बाद क्या होगा, वहां पर रेनफॉल को हमने क्या नाम दिया, ओरोग्राफिक रेनफॉल का। क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर फॉल करेगा, अच्छा टेम्परेचर फॉल होगा और क्या बोलेगा, मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ही बारिश हुई तो भाई टेम्परेचर कम हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, बता तो खुद बताया, अगर बारिश हुई तो वहां का टेम्परेचर गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा। दूसरी बात, मॉइस्चर जो ऊपर उठा रहा है ना, ये मतलब एक ये वर्ड है, टेक्निकल ऐसे वर्ड है कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद ये वर्ड आराम से पकड़ पाओगे वर्ड क्या क्या कह रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मॉइस्चर उठा के ऊपर लेके जा रही है हवाएं, तो मॉइस्चर उठाएगा तो कंडेंस भी करेगा, ऊपर उठाए कंडेंस कर दिया। जैसे ही मॉइस्चर इसने ऊपर उठाया, वार्म एयर राइज करी, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद बादल बरस गए। विंडवर्ड साइड में ज़्यादा रेनफॉल होती है, लीवर्ड में कम रेनफॉल होती है। लीवर्ड को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, रेन शेडो जोन एरिया के नाम से बोलते हैं। और ये आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल रिलीफ रेन के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ देती है। बारिश होगी तो वहाँ सेटलमेंट अच्छा होगा ऑब्वियसली। तीसरे आपकी रेनफॉल भाई होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है बेसिकली, ये आपकी कहाँ बनते हैं, जहाँ पर फ्रंट बन रहे होते हैं, जहाँ भी फ्रंट बनते हैं। फ्रंट बताया मैंने आपको, फ्रंट मैंने आपको नहीं बताया है ना, बताया होगा नहीं बताया होगा पता नहीं, बताऊंगा मैं आपको। फ्रंट क्या होता है, सुनो मेरी बात। आपकी धरती पे दो तरीके की आपकी एयर है, कोल्ड एयर और वार्म एयर। जैसे ही कोल्ड एयर एक इकट्ठी हो जाती है ना, बहुत सारी कोल्ड एयर, उसे बोलते हैं कोल्ड एयर मास, ठीक है। और जैसे ही आपकी वार्म एयर इकट्ठी हो जाती है, उसे बोलते हैं वार्म एयर मास, ठीक है। कोल्ड एयर अगर इकट्ठी हुई एक जगह, उसे बोला हमने कोल्ड एयर मास, ठीक है। वार्म एयर अगर इकट्ठी हुई, उसे बोला हमने वार्म एयर मास। अब क्या होता है वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास जब फ्लो करता है ना, और कोल्ड एयर मास जब फ्लो करता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड फ्रंट, ठीक है। जब वार्म एयर मास फ्लो करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग वार्म फ्रंट, ठीक है। तो दो बातें हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट बने कहाँ से, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास से आपके बने कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट आपके कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से बने। जैसे ही कोल्ड एयर मास मूव करना शुरू करेगा तो बनाएगा कोल्ड फ्रंट, जैसे ही वार्म एयर मास मूव करना शुरू करेगा तो बनाएगा वार्म फ्रंट। अब हुआ यहाँ पर क्या भाई, मैंने आपको बताया था कि वार्म एयर हल्की होती है, वार्म एयर हल्की होती है। तो अगर वार्म एयर हल्की होगी, अगर वार्म एयर हल्की होगी, अगर ये लाइट होगी, तो भाई ये अपने आप को ऊपर उठाएगी, ये ऊपर उठाएगी, अपने आप को उठाएगी नहीं उठाएगी। डेंस एयर भारी होगी तो अपने आप को नीचे रखने टेंडेंसी रखेगी। तो पता है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, अब देखो यहाँ दोनों प्यार से, वार्म एयर ये रही, कोल्ड एयर ये रही, इसे बोलते हैं वार्म फ्रंट, इसे बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। अब हुआ यहाँ पर क्या, वार्म एयर और कोल्ड एयर जब एक दूसरे के पास आनी शुरू होगी, तो भाई वार्म एयर हल्की है तो अपने आप को ऊपर उठाएगी, और जैसे ही अपने आप को ऊपर उठाएगी, ऊपर उठा रही होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही अपने आप को ऊपर उठा रही होगी, तो कोल्ड एयर मास उसके नीचे हो रही होगी, उसके नीचे जा रही होगी। तो जब ये अपने आप को ऊपर उठा रही है, उसे बोलते हैं वार्म एयर एडवांसिंग कोल्ड एयर,
यानी कि वो एयर कोल्ड एयर से एडवांस कर दिया, उसे ऊपर लेके जा रही है, वो एयर ऊपर जा रही है कोल्ड एयर से, और जैसे ये ऊपर जाएगी उस टाइम पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, जैसे निम्बो स्टेटस क्लाउड, अल्टो स्टेटस, ये मतलब बेसिकली निम्बो स्टेटस क्लाउड मोस्टली फॉर्म होते हैं। और जैसे ही वो एयर कोल्ड एयर से एडवांस होगी, वो एयर कोल्ड एयर को एडवांस कर रही होगी, उस टाइम पे बनेंगे बादल, निम्बो स्टेटस क्लाउड, और उस टाइम पे होगी उस टाइम पे बारिश। तो बारिश होने का एक और रीजन होता है फ्रंट का फॉर्मेशन, फ्रंट का फॉर्मेशन होता है इसका कोल्ड एयर का, ठीक है। अब हुआ यहाँ पर क्या, हुआ यहाँ पर ये भाई कि जब भी साइक्लोनिक, जब भी फ्रंट बन रहे होगे उस टाइम पे आपकी रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल का हम लोग नाम देते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये होती कब कब है, इट इज अकर अलोंग द फ्रंट ऑफ द साइक्लोन, जब साइक्लोन के फ्रंट, क्योंकि जो ये फ्रंट आपके बन रहे हैं ना भाई, ये जो फ्रंट आपके बन रहे हैं ना, इस फ्रंट से बनने वाले साइक्लोन को बोलते हैं भाई आप टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में इसके बारे में पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं फ्रंट के फॉर्मेशन, जब आपके फ्रंट आपस में आके आपस में एडवांस करते हैं ना, तो उस टाइम पे बनने वाले साइक्लोन को बोलते हैं हम लोग टेम्परेट साइक्लोन। तो साइक्लोनिक रेनफॉल कब होती है, ये तब होती है जब आपके फ्रंट बनते हैं साइक्लोन की वजह से। दूसरा, वो एयर राइज करती है और कोल्ड एयर से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनते हैं तो बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है फ्यू डेज से फ्यू वीक तक वेरी कर सकती है, बारिश का ड्यूरेशन कोई मतलब वेरिएशन हो सकता है ड्यूरेशन के अंदर, छोटी सी बात है। तो रेनफॉल आपकी खत्म हो चुकी है, अगला हमारा टॉपिक है भाई ह्यूमिडिटी का। फटाफट चल रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई शौक नहीं है, आपका भी टाइम जरूरी है, हमारा भी जरूरी है, ठीक है। अब आता अगला टॉपिक आता है भाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। नमी का मतलब होता है कि जब आपके सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उससे बोलता है ह्यूमिडिटी। कई बार बोलते हो कि नमी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपके सराउंडिंग के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपकी ह्यूमिडिटी बना रहे हैं, वो आपकी नमी बना रहे हैं। अब ह्यूमिडिटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मानने की बात है भाई, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जैसे ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वैसे ही अपने आप को हवाएं ऊपर उठाएगी। इवापोरेशन होगा तो वाटर वेपर ऊपर उठेगी, और जैसे ही वो वाटर वेपर अपने आप को ऊपर उठाएगी तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। दूसरी बात, वाटर, वही बात है कि वाटर वेपर जब टेम्परेचर एटमोसफेयर में होगी, उससे मतलब ह्यूमिडिटी, इसे मेजर करना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है, मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट हमारा इसका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर हो जाती है। तो कभी स्टेटमेंट आता है तो ठीक है, ठीक है, नमी या उमस कुछ ही बोल रहे हो आप। ह्यूमिडिटी भी ऐसे नहीं एक प्रकार की आपकी ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मल्टीपल आपकी टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास ह्यूमिडिटी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट में आता है ह्यूमिडिटी, तो उससे क्या होता है ना, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछ लिया तो या तो उसकी डेफिनेशन पूछेगा या उसकी यूनिट पूछेगा, तो आपको दोनों बात ध्यान में रखनी है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये मेजर करती है कि कितना वाटर वेपर का वेट है ग्राम के अंदर आपके सराउंडिंग में, और कितना एयर का वेट है आपका केजी के अंदर। तो कितना आपका, अबे भाई अगर ये आपका चैम्बर है, अगर ये आपका मानने के बाद रूम है, इस रूम में वाटर वेपर कितनी ट्रैवल कर रही है, ग्राम में निकाल ले, अपॉन कितना टोटल एयर इस पूरे चैम्बर में कितनी है, वो केजी में निकाल ले, तो बन गई आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर एक रूम की आपको निकालनी है, तो उसमें कितनी वाटर वेपर है ग्राम के अंदर, उसमें कितना एयर है केजी के अंदर, ऐसे आप निकाल सकते हो, ग्राम पर केजी की यूनिट हो जाती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। अगला आपके पास है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें क्या करना है, अगर आप, वही आपका एक रूम है, इसके अंदर आपको निकालना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर वाटर वेपर का वेट कितना है ग्राम के अंदर। अगर ये मानने की बात है वाटर वेपर ट्रैवल कर रही है भाई, ठीक है, अगर ये वाटर वेपर ट्रैवल कर रही है आपकी पूरे रूम के अंदर, तो इसमें कितना वेट है ग्राम के अंदर निकाल लो, अपोन में क्या कर दो, इसमें कितनी वॉल्यूम है पूरे रूम के अंदर, वो मीटर क्यूब में निकाल, वो वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में निकलती है ना, तो कितनी वॉल्यूम इस पूरे रूम के अंदर है उसे निकालो मीटर क्यूब में। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बनती है आपकी ग्राम पर मीटर क्यूब, वेट ऑफ द वाटर वेपर इन द ग्राम एंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द मीटर क्यूब। तीसरे आपकी ह्यूमिडिटी आती है भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, वो बोलती है कितना आपका एक, अगर ये रूम है, इस रूम में कितना आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, अपॉन कितना उसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर को रखने की, है ना, कितना इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है और कितने से कैपेसिटी है मॉइस्चर को रखने की, इंटू 100। अगर आपने इसे गुणा 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आप निकाल पाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
तो कितना मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है और कितना उसकी कैपेसिटी है, दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है भाई कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैसे ही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा वैसे ही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब छोटी सी बात है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इससे क्या होगा? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो लेस वाटर इवापोरेट फ्रॉम द स्किन। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है इसका मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है। अरे मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? आपकी बॉडी से इवापोरेशन कम होगा। इवापोरेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा। वो ये होता है कि जब सराउंडिंग में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह सुखाओगे तो उसमें वो सूख नहीं पाता, उससे ज़्यादा चीज़ें इवापोरेट नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलरेडी सराउंडिंग के अंदर हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी कम स्वेट रिलीज करती है, कम इवापोरेशन आपका बेसिकली होता है। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वाइस वाइस वर्सा। भाई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अगला आपका है विद वेरी द टेम्परेचर मॉइस्चर बढ़ता है और घटता है इन द एटमोसफेयर। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, सॉरी मॉइस्चर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो मॉइस्चर घट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो मॉइस्चर घट जाएगा। तो मॉइस्चर भी आपका वेरी करता है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के वेरिएशन होने से। दूसरी बात, प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स मोर, कि जैसे ही आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, प्रेसिपिटेशन मैटर करता है। अगर ह्यूमिडिटी है तो उससे बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन किससे हो रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हो रही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को वैरी कर रही है, टेम्परेचर बढ़ने घटने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फर्क पड़ता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मॉइस्चर प्रेजेंट अपॉन टोटल कैपेसिटी, खत्म। अगला आपका है सैचुरेटेड एयर। आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू कि जैसे ही आपकी जो एयर ऊपर उठनी शुरू होती है तो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब वो एयर सैचुरेटेड हो जाती है उसके बाद उस पर्टिकुलर क्लाउड में, उस बादल में, उसको कंटेन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और जैसे वो कैपेसिटी खत्म होगी तो वो बारिश करने कराएगा, वो अपने अंदर का मॉइस्चर बाहर निकालेगा। तो सैचुरेटेड एयर क्या होती है? सैचुरेटेड एयर होती है कि जितना मॉइस्चर असल में वहां पर प्रेजेंट है और जितना उसकी कैपेसिटी है वो बराबर हो जाती है। अब इसके बाहर अगर उसमें मॉइस्चर डालने की कोशिश करोगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, वो अपने मॉइस्चर को बाहर कर देगा। अपने मॉइस्चर को बाहर करने का मल्टीपल तरीके हैं, बारिश करा देगा, स्लीट हो जाएगा, फ्रोस्ट हो जाएगा, सॉरी बारिश हो जाएगा, स्लीट करेगा, हेल या फिर स्नो। चार तरीके के प्रेसिपिटेशन से क्लाउड अपने अंदर की ह्यूमिडिटी को बाहर निकालता है, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो चुका है। मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, उतना उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो चुकी है। कितना प्रेजेंट है और कितना होना चाहिए वो 100% हो चुकी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना या होल्डिंग कैपेसिटी एक्चुअल मॉइस्चर के बराबर होना इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। और उस सैचुरेटेड एयर उस पॉइंट को बोलता है सैचुरेशन पॉइंट। और उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर हो रहा है, वो टेम्परेचर होता है जहां से आपका सैचुरेशन पॉइंट होता है। जहां भी आपका सैचुरेशन पॉइंट अचीव होगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। उस पर 100% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, दैट्स इट। अगला, इफ टेम्परेचर ड्यू पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट से भी कम हो जाए देन क्लाउड इज नॉट एबल टू होल्ड द वाटर, लीड्स टू प्रेसिपिटेशन। वही बात है कि अगर या तो टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट से कम हो गया और आपका सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया, सैचुरेशन पॉइंट अचीव होने के बाद क्लाउड अपने अंदर मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाएगा, वाटर नहीं होल्ड कर पाएगा, देन इट विल बी लीड टू प्रेसिपिटेशन। बारिश होगी, हेलस्टॉर्म होगा, स्नोफॉल होगा, वट एवर इट विल हैपन, प्रेसिपिटेशन के रूप में बादल अपने मॉइस्चर को बाहर निकालेगा। कब निकालेगा? जब या तो ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर नीचे हो जाए या सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर चीजें पहुंच जाए, उसके बाद वो बाहर निकाल देगा अपने प्रेसिपिटेशन के रूप में। एट द ड्यू पॉइंट एयर इज इनकैपेबल टू होल्ड द एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। सेम बात रिपीट कर रहा है कि अगर सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया, इट विल अनेबल टू होल्ड द मॉइस्चर, वो अपने मॉइस्चर को बाहर निकालेगा प्रेसिपिटेशन के रूप में। अगला हमारा आता है, एक एक प्रोसेस करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने रेनफॉल के मतलब प्रेसिपिटेशन के बारे में, उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में, इवापोरेशन के बारे में, अब पढ़े कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में बेसिकली
बादल बन रहे होते हैं उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बादल तो कहीं बन सकते हैं, आपको लगता है बादल ऊपर ही बनते हैं, बट बादल कहीं भी बन सकते हैं। बादल आपके धरती पे बन सकते हैं। दो चीजें, दो तीन चीजें हैं। क्या आपने धुंध देखी है कभी? क्या आपने कोहरा देखा है कभी सर्दी में? तो दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। ये भी आप एक तरीके का क्लाउड ही है, ये भी एक तरह का कंडेंसेशन ही है। तो कंडेंसेशन 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 जब भी दिमाग में आएगा, यू विल ऑलवेज से भाई इट इज अ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जहां भी क्लाउड बनेगा तो वहां कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होता है। वो कहीं भी बन सकते हैं, वो किसी फॉर्म में बन सकते हैं। तो कितने प्रकार उसके होते हैं? ड्यू के रूप में बनते हैं, फ्रोस्ट के रूप में बनते हैं, मिस्ट के रूप में बनते हैं और फोग के रूप में बनते हैं। एक एक करके ड्यू को समझते हैं और फ्रोस्ट को समझते हैं। सर्दी के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब आप बाहर निकलते हो, ग्राउंड ग्राउंड वगैरह में निकलते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल सी कि ग्रास पे, घास पे, पत्तियों पे, छतों पे भी कई बार होता है कि कुछ कोहरा जम जाता है, कुछ धुंध गिर जाती है, ठीक है। वो जो ड्यू होता है वो एक तरीके का, जब वो जो उस पे घास पे जो ओस पड़ी रहती है ना, उस ओस को बोलते हैं हम ड्यू, ठीक है। ग्रास पे मिलती है वो आपकी, पत्तियों में मिलती है, रूप पे मिलती है, उसे बोलते हैं ड्यू। अब ड्यू मतलब जब वो ड्यू फ्री हो जाती है ना, ड्यू तो एक तरह का वाटर हो गया, एक तरीके का वाटर पड़ा हुआ आपकी पत्तियों पे। जब वो ड्यू आपकी फ्रीज हो जाएगी ना, उस टाइम पे इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। तो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कब होता है? जब वो ड्यू आपके जो घास पे, पत्तियों पे पड़ी हुई है ना, तो उस टाइम पे जब वो ड्यू फ्रीज हो जाएगी, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। तो कहीं आ गया तो पहचान जाना। दूसरी बात फ्रोस्ट। फ्रोस्ट क्या होता है? फ्रोस्ट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई? सब्लिमेशन होता है जब वाटर वेपर डायरेक्टली अपने आप को सॉलिड के रूप में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो फ्रोस्ट एक तरीके का आपका कंडेंसेशन से भी अगला रिजल्ट है। कंडेंसेशन से भी दूसरा एक प्रोसेस है सब्लिमेशन, ठीक है। ये तो आपने देखा, दिस इज कॉल्ड एज ड्यू। घास में पड़ी हुई है ओस, इसे बोलते हैं ड्यू होना, ठीक है। जैसे ही ड्यू आपकी फ्री हो जाएगी, उसे बोलेगा आइस क्रिस्टल, ठीक है। ये आपके फ्रोस्ट। फ्रोस्ट एक तरीके का बर्फ होता है, एक ये प्रॉपर वाटर नहीं होता। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा तरीके का आपको एक स्नो का रूप में दिखाई दे रहा होगा कि पत्तियों पे स्नो पड़ी हुई है। पत्तियों पे स्नो नहीं पड़ी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर हुआ क्या है? ये बेसिकली आपका फ्रोस्ट है। यहाँ पर कंडेंसेशन ना होकर सब्लिमेशन हो गया। यहां पर आपका जो वाटर वेपर था, जो इवेपोरेशन होने के बाद वाटर वेपर हुआ था, वो वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड के अंदर चेंज हो गया। और जैसे ही वो सॉलिड के अंदर चेंज हो गया, सॉलिड के अंदर चेंज होने के बाद घास के ऊपर आपको कुछ बर्फ टाइप का दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रोस्ट। एंड ड्यू क्या होती है? जब वो वाटर के रूप में दिखाई देता है घास के ऊपर, उसे बोलते हैं ड्यू। ड्यू फ्रोस्ट में क्या फर्क है भाई? पानी बर्फ का फर्क है। यहां पर पानी है, यहां पर बर्फ है, और कोई फर्क यहां पर नहीं है। अगला आपका आता है मिस्ट। मिस्ट को बोलते हैं धुंध, और फोग को बोलते हैं कोहरा। अब मिस्ट और फॉग में, धुंध और कोहरे में क्या फर्क होता है? डेंसिटी का फर्क होता है और विजिबिलिटी का फर्क होता है। अगर बात करूं मिस्ट की, तो मिस्ट जो होता है आपका कम डेंस होता है, और विजिबिलिटी आराम से 1 किलोमीटर तक आप दे सकते हो अगर मिस्ट है। तो अगर धुंध आपकी है, मिस्ट को बोलते हैं धुंध, ठीक है। मिस्ट अगर आपकी है तो पहली बात उसकी डेंसिटी कम है, दूसरी बात उसकी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर तक आप आराम से चीजों को देख सकते हो। ज्यादा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, और माउंटेन के इलाके में मोस्टली आपकी मिस्ट बनती है, ठीक है। अब मिस्ट एक बार देख लेते हैं कहाँ हिसाब किताब है मिस्ट का। ये मिस्ट है माउंटेन की, हाँ ये फोग हो गया, ये मिस्ट हो गया। ये मिस्ट आपकी बनी हुई है यहाँ पर माउंटेन के इलाके में। इसमें हुआ यहाँ पर ये है, एक तो इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, दूसरी बात यहाँ विजिबिलिटी दिख जाती है आपको, आराम से आप विजिबिलिटी देख सकते हो, 1 किलोमीटर तक आपको विजिबिलिटी दिखती है, ठीक है। और वो सारी बातें हैं कि मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन करेगा, डेंसिटी कम होगी, और विजिबिलिटी आराम से दिख जाएगी। तो धुंध और कोहरे में क्या फर्क है? फोग में क्या होता है? फोग में क्या होता है? पहली बात तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरी बात की विजिबिलिटी कम होती है। आप सर्दी के टाइम पे सुबह के सुबह गाड़ी में निकलोगे, यू विल अंडरस्टैंड आपकी विजिबिलिटी नहीं है। बाइक पे निकलोगे, 400 मीटर मीटर पे कौन बंदा खड़ा है, यू विल नॉट एबल टू सी। तो दैट इज कॉल्ड एज किसकी डेंसिटी ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है। और दूसरी बात, एक ग्राउंड के बहुत क्लोज होता है। अब आप सड़क पे निकल रहे हो, यू आर वेरी क्लोज टू ग्राउंड, तो सड़क पे निकलोगे सर्दी के टाइम पे, तो दैट इज द कोहरा, फोग यू आर गेटिंग। इसे बोलता है मिनी क्लाउड। तो वही वही बात है, देखो क्लाउड ही फॉर्मेशन है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड वो धरती पे बने या माउंटेन पे बने, क्लाउड तो क्लाउड होता है ना। तो जो क्लाउड धरती पे बने उसे बोलते हैं फोग, ठीक है, वेरी क्लोज टू ग्राउंड, विजिबिलिटी इज वेरी लेस एंड मोर डेंसिटी, उसे बोलते हैं फोग। जो आपके क्लाउड माउंटेन में बन रहे हैं उसे बोलते हैं आपके मिस्ट, ठीक है। डेंसिटी लेस डेंसिटी और विजिबिलिटी का देख लेना एक बार। जब भी फोग को और स्मोक को, दिल्ली में क्या कंडीशन होते हैं? पोल्यूशन होता है। जब भी दिल्ली में कोई सर्दी का टाइम में बाहर निकलता है, ही विल अंडरस्टैंड, ही विल सी कि बहुत सारा पोल्यूशन होता है। वो धुंध नहीं होती, वो कोहरा नहीं होता,
वो एक तरीके का पोल्यूशन होता है। जब फोग में, कोहरे में स्मोक एडिशन हो जाएगा, जब भी कोहरे में इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन जो हो रहे हैं, उससे जो वेस्ट स्मोक आपका निकल रहा है, जब वो फोग में एडिशनल जुड़ जाता है, फोग प्लस स्मोक इज एबल टू विल इवेंचुअली फॉर्म स्मोक। तो जैसे स्मोक बनेगा तो स्मोक वो कुछ नहीं होता, पोल्यूशन होता है भाई। तो पोल्यूशन, अगर दिल्ली में यू विल सी कि वहां कोहरा हो रहा है, वहां पर फोग हो रहा है, तो फोग नहीं है, वो बेसिकली स्मोक है जो कि पोल्यूशन है। तो बाहर मत निकल रहे, तुम्हारी छाती सी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फोग होता है जो 1 किलो, यहाँ जहाँ की विजिबिलिटी 400 मीटर तक भी बहुत मुश्किल आपको दिखाई देती है कई बारी। 3 पॉइंट है भाई, एक बार देख लेते हैं क्या बनता है हिसाब किताब इसका। तो हमने सीखा था भाई ड्यू पॉइंट क्या होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एयर सैचुरेटेड होती है। तो ड्यू कब बनता है, फ्रोस्ट कब बनता है और मिस्ट कब बनता है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है। ड्यू कब बनता है, ड्यू तब होता है जब आपका ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हो जाता है। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जब आपका ड्यू पॉइंट, जैसे आपका जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, आपका ड्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात करूं फ्रोस्ट की, तो फ्रोस्ट क्या होता है, जब ड्यू पॉइंट इज अबव द बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है तब वो फ्रोस्ट का फॉर्मेशन करता है। मिस्ट क्या होता है, मिस्ट फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की प्रोसेस से बनने वाला मिस्ट होता है। मिस्ट, फ्रोस्ट। अच्छा देखो भाई, मिस्ट हमने देखा, मिस्ट क्या होता है, हमने देखा भाई फ्रोस्ट क्या होता है, ड्यू क्या होता है, फॉग क्या होता है। सारी चीजें हमने पिक्चोरिकल तरीके से देख ली है। और यहां पर वो कंडीशन है जिस कंडीशन में ये बन रहा है इवेंचुअली। ड्यू कब बनेगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट से अबव आपका ड्यू पॉइंट होगा। फ्रोस्ट कब बनेगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो आपका ड्यू पॉइंट होगा। और मिस्ट कब बनेगा, मिस्ट आपका कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। फोग आपके बहुत तरीके के आपके होते हैं। फोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टाइप ऑफ फोग में। टाइप ऑफ फोग में आपके बहुत तरीके के फोग होते हैं। अप स्लोप होता है, स्टीम होता है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। तो अप स्लोप आपको होता है, स्टीम होता है, प्रिसिपिटेशन इंड्यूस होता है, एडवेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। सारे नहीं पढ़ने, कुछ एक दो पढ़ने हैं, देख लेंगे क्या क्या पढ़ने हैं। एडवेक्शन पढ़ना है, एडवेक्शन देखेंगे, रेडिएशन देखेंगे, उसके बाद चीज़ों को देखते हैं आराम से। सबसे पहला आपका फोग। फोग क्या होता है तो बताया बताया नहीं क्या फोग। फोग क्या होता है भाई, फोग होता है कोहरा। तो कोहरा भी आपका बहुत तरीके का होता है। अब कोहरे के बारे में पढ़ते हैं, फोग के बारे में। तो जब फोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो भाई फोग में ना आपका सबसे पहला मैं फोग उठाता हूँ, दैट इज एडवेक्शन। एडवेक्शन से बनने वाला फोग। एडवेक्शन क्या होती है, एडवेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आपकी विंड हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं, उसे बोलते हैं एडवेक्शन। तो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने वाली विंड को बोलते हैं एडवेक्शन। ये पहले पढ़ रखा हमने, बिल्कुल पढ़ रखा है। एडवेक्शन क्या होता है, व्हेन दी वार्म मोस्ट एयर मूव ओवर द कोल्ड एयर। कि क्या होती है मूव ओवर द कोल्ड एयर, सर्च सीखते हैं, एक बार देख लो। ये वार्म एयर है, हवाएं गर्म है, लाइट है, कम डेंस है, ठंडी है, भारी है, ज़्यादा डेंस है। तो गर्म हवाएं, लेस डेंसिटी वाली हवाएं अपने आप को राइज कराएगी। जैसे ये अपने आप को राइज कराएगी तो ये एडवांस कर जाएगी कोल्ड एयर से। बाय फ्रंट ही नहीं बन गया क्या, ये फ्रंट ही तो है, ये कोल्ड फ्रंट, ये वार्म फ्रंट। जब वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट को एडवांस कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, उस टाइम पे बनने वाले फोग को, मेरी बात सुनना रे लाडले, जा रहा है ऊपर, इस कंडीशन में बनेगा फोग। इसे फोग का हमने बोला। तो भाई जब ये अपने आप में एडवांस फोग बनते हैं ना, फोग क्यों बनता है आपको मैं बताऊँ, जनरल कंडीशन फोग कब बनता है, जब भी आपके दो फ्रंट आपस में मिल रहे होगे ना, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोग। तो फोग, अगर आपको कोई कंफ्यूजन मिले ना, तो फोग को आप इतना मान लेना कि भाई दो फ्रंट आपस में मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं फोग। तो जैसे ही वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपस में मिल रहे होगे ना, तो वो अपने आप में एडवेक्शन फोग का एग्जाम्पल होता है, और कुछ नहीं है इसमें। एडवेक्शन फोग when the cold air and the moist when the warm and moist air move over the cold surface, it will the formation of advection. When the temperature is less, condensation took place। वही बात है। देखो दो कंडीशन है, ये वार्म फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट। अगर वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के ऊपर जा रहा है ना भाई, बादल तो बन रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रंट अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो बादल तो भाई बन रहे हैं। या तो वो बादल कराएंगे रेनफॉल, मतलब बादल तो बन रहे हैं, इसका मतलब क्या पता है, बादल नहीं बन रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है। क्या हो रही है भाई, कंडेंसेशन हो रही है। और कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन तो बादल बनने भी होते हैं, कंडेंसेशन तो फोग बनना भी होता है। अभी तो पढ़ा हमने कि भाई फोग बनना भी एक तरह का कंडेंसेशन है। फोग धरती पे बन रहा है एक तरीके से,
तो सिमिलरली सिमिलरली कि एडवेक्शन भी एक तरीके का कंडेंसेशन ही है। वो कब कंडेंसेशन है कि जब वो कंडेंसेशन टेम्परेचर कम होने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है तो वो बना रहा है आपका एडवेक्शन फोग। ठीक है भाई, तो ये आपका एडवेक्शन फोग है। तो जो यहाँ पर फोग बन रहा होगा वो कंडेंसेशन के फॉर्मेशन से बनेगा। अगला आपका फोग है भाई रेडिएशन फोग। रेडिएशन फोग पता है कब बनता है? ये रात के टाइम पे बनता है जब सरफेस ठंडा हो जाता है। अब जैसे ही आपका रात का टाइम रहा, सरफेस ठंडा हो गया, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होते है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या प्रोसेस होती है? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि भाई सरफेस के पास वाले एयर तो होती है वार्म, और जैसे दूर जाओगे तो बन जाते हैं आपकी कोल्ड एयर। लेकिन रात के टाइम पे क्या हो रखा है? रेडिएशन होनी शुरू हो गई। जैसे रेडिएशन होगी तो उस टाइम पे जो सरफेस की हीट है वो तो ऊपर उठ जाएगी, और अगर सरफेस की हीट ऊपर उठ गई तो नीचे वाले सरफेस पे तो कोल्ड एयर बन जाएगी। अगर नीचे वाले सरफेस पे कोल्ड एयर बन गई क्योंकि हीट ऊपर उठ चुकी है, तो नीचे सरफेस ठंडा हो गया, तो यहाँ पर तो बन गया कोल्ड, यहाँ पर रह गई वॉर्म। तो क्या ये इन्वर्जन नहीं हो गया? क्या क्या ये उल्टा नहीं हो गया क्या? तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। अब रेडिएशन क्या होती है? जब भी रात के टाइम पे सरफेस ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अपने आप रेडिएशन से क्या होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बताई थी मैंने आपको कि हीट ऊपर उठ रही है धरती से, उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जैसे सरफेस ठंडी हो जाएगी, फॉर्म व्हेन द ऑल द सोलर एनर्जी एग्जिस्ट, जब एग्जिट हो जाएगी, जब वहां से सारी सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी, और उस टाइम पे आपकी जो फोग बनेगा उसे बोलते हैं रेडिएशन फोग। इसे हम लोग ग्राउंड फोग भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे बन रही होती है ना फोग, इसे बोलते हैं ग्राउंड फोग। ठीक है, तो रेडिएशन की प्रोसेस से रात के टाइम पे जब आपकी सरफेस ठंडी हो जाती है, उस टाइम पे जो फोग बनते हैं उसे बोलते हैं आपके रेडिएशन फोग। क्योंकि सोलर एनर्जी नहीं है, उसे ग्राउंड फोग ही बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी ग्राउंड पे बन रही होती है। और क्या चाहिए इसमें आपको? कंडीशन, इसकी तीन कंडीशन होगी। देखो, पहली बात तो रेडिएशन कब होगी? रेडिएशन कभी भी क्लाउड की कंडीशन में नहीं हो पाएगी, ये बात हम मान के चलो। अच्छा, क्लाउड से याद आया कि अगर क्लाउड है तो क्या इंसुलेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही अगर क्लाउड है तो भाई आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं जा पाएगी, रेडिएशन कम हो जाएगी। तो क्लाउड अगर है, क्लाउड अगर नहीं है, क्लियर स्काई है, तो रेडिएशन बढ़िया तरीके से जा रही होगी। क्लियर स्काई में क्लाउड ट्रैप, क्योंकि क्लाउड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो क्लाउड क्लियर स्काई में बढ़िया आपकी रेडिएशन होगी। अगर विंड शांत हवाएं चल रही है ना, तब चीजें होगी। और अगर हाइट बहुत ज्यादा है तब भी आपकी रेडिएशन होगी। लॉन्ग हाइट पर भी, यानी कि लंबी डिस्टेंस अगर ट्रैवल करनी है तो भी रेडिएशन आपकी हो जाएगी। तो रेडिएशन फोग, अब एक बार देख लो क्या होता है हिसाब किताब। रेडिएशन फोग में देखो, ये क्लियर नाइट है, क्लाउडी नाइट है। क्लियर नाइट में क्या हो रखा है? रेडिएशन ऊपर उठी उठी उठी, उठने के बाद क्या हुआ? आराम से रेडिएशन ऊपर उठ गई और क्लाउड जो सरफेस थी नीचे वाला वो ठंडी हो गई। लेकिन अगर क्लाउडी नाइट है, उस टाइम पे जब रेडिएशन ऊपर उठ रही होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर जा रही होगी, उस टाइम पे क्लाउड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेगा। और अगर हीट को ट्रैप कर लेगा तो भाई वो रेडिएशन फोग नहीं बन पाएगी, वो कंडीशन ही बन नहीं पाएगी। अगला आपका भाई फ्रंटल फोग। तो फ्रंटल फोग क्या होता है? ये बनते हैं फ्रंट के फॉर्मेशन से, फ्रंट के फॉर्मेशन से बन रहे होते हैं फ्रंटल फोग। अच्छा भाई, ये बहुत तगड़ी बात बता दी भाई। क्या तगड़ी बात है? देखो, यहाँ मैंने एक गलती बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। गलती करी मैंने यहाँ पर। ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। ये वार्म एयर मास नहीं, ये शायद मैंने आपको गलत बता दिया। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो ऊपर उठ रही है हवा ये एयर मास है, नहीं। ये फ्रंट है, नहीं। ये फ्रंट नहीं है, ये एयर है। ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर। और वार्म एयर कोल्ड एयर से बनने वाले फोग को बोलते हैं एडवेक्शन फोग। लेकिन अगर मैं ये फ्रंट के रेस्पेक्ट में बोलूं कि भाई फ्रंट बन गए दो, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, अगर मैं वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के रेस्पेक्ट में चीजों को बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई, क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई जब भी वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में ट्रांजिशन हो रहा होगा उस टाइम पे बनेगा फ्रंटल फोग। वही कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि लिफ्ट वार्म एयर ऊपर उठेगी कोल्ड एयर से, कोल्ड एयर से वार्म एयर ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा और फॉग बनेगा। तो उस टाइम पे जो रेनफॉल हो गया वो तो छोड़ दो, उसके बाद जो फॉग बना ना उस टाइम पे, उसे बोलते हैं आपका फ्रंटल फॉग। जनरली आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में बनता है, ये वही सब ट्रॉपिकल एरिया है भाई जहां पर आपका टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, है ना भाई, जहां पर आपका टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। क्या बात है? बात बड़ी सिंपल सी है। ये रहा वार्म फ्रंट, ये रहा कोल्ड फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट ने जो है, वार्म फ्रंट ना वो ऊपर उठा दी, उठाने के बाद बादल बनेंगे, बारिश होगी, वो तो छोड़ दो, बारिश तो होगी। उसके बाद जब फोग बनेगा ना, क्योंकि फोग तो बन रहा है, मैंने क्या बताया, फोग का मतलब क्या होता है कि दो कॉन्ट्रास्ट एयर मास आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। और अगर वो आपस में कन्वर्ज कर रहे होते हैं ना, तो भाई जो फ्रंट बनेगा उसे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं आपका फ्रंटल फोग। जो फोग बनेगा उसे बोलते हैं फ्रंटल फोग। अगला आपका फोग होता है अपस्लोप फोग। नाम में ही है स्लोप, स्लोप की वजह से बनने वाला फोग जो है वो होता है अपस्लोप फोग। क्या होता है अपस्लोप फोग? देखो,
देखो देखो देखो, ये रहा आपका माउंटेन, ये रही आपकी, ये कौन सी साइड होती है, ये होती है विंडवर्ड साइड, बताया था मैंने आपको, ये माउंटेन, ये माउंटेन है। वो मेयर आई, एडियाबैटिक एक कूलिंग होती है भाई, एडियाबैटिक कूलिंग, ये भी आप नाम ध्यान रखना कि जब एयर ऊपर उठती है ना, तो उसे, जब एयर वो एयर ऊपर उठती है, कूलिंग होती है, वो मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने के बाद एयर कूल होती है, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। जब एडियाबैटिक कूलिंग होगी, मॉइस्चर ऊपर उठेगा, और भाई उठने के बाद पता क्या होगा, जब वो उठेगा ना, तो भाई टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होता है भाई, कई बार बता दिया भाई, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, हो सकता है बादल बन जाए तो बारिश हो जाएगी, अगर बादल बन जाए तो बारिश हो जाएगी, लेकिन अगर बादल नहीं बनते हैं तो क्या बनेगा भाई, तो भाई फॉग बनेगा। तो जो स्लोप पे एयर के ट्रैवल करने से, ठीक है, टेम्परेचर कम होने से, कंडेंसेशन होने से फॉग बना, उसे बोलते हैं आपका अप स्लोप फॉग। तो अप स्लोप फॉग आपका व्हेन द मॉइस्ट एयर फ्लो अपवर्ड ओवर द राइजिंग टेरेन, स्लोप के टाइम से बनता है, उसे बोलते हैं अप स्लोप फॉग। ये क्या बनता है, इट इज फॉर्म एट द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के टॉप पे ये बन रहा होता है। बड़ी सिंपल सी बात आपकी हो गई। कुछ पॉइंटर मैं आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंटर आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, आइसोथर्म का मतलब, आइसो मतलब होता है सेम, तो जहां भी इक्वल टेम्परेचर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोटेक क्या होता है, इक्वल विंड स्पीड, जहां पर इक्वल विंड स्पीड होता है उसे बोलते हैं आइसोटेक। आइसोनिफ क्या होता है, निफ होता है रेनफॉल, जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है उसे बोलते हैं आइसोनिफ। आइसो हाइप्स क्या होता है, हाइप्स हाइप्स होती है हाइट, जहां पर इक्वल आपकी हाइट होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं आइसो हाइप्स। आइसो हाइट्स क्या होती है, जहाँ प्रिसिपिटेशन, हाइप हाइप मतलब हाइट, हाइट्स मतलब हाइट तो हाइट हो गया, लेकिन हाइट्स मतलब प्रेसिपिटेशन, जहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है उसे बोलते हैं आइसो हाइट्स। आइसो बार क्या होता है, जहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है उस आइसो बार बोलते हैं आइसो हाइलाइन। हाइलाइन क्या होता है, सैलिनिटी, जहाँ इक्वल सैलिनिटी होगी उसे बोलते हैं आइसो हाइलाइन। आइसो ह्यूम क्या होता है, ह्यूम क्या होता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, जहाँ इक्वल ह्यूमिडिटी होगी उसे बोलते हैं आइसो हीम। आइसो हेल क्या होता है, इक्वल सनसाइन, हेल क्या होता है, सनसाइन, हेल से बना हेलो। हेलो जगह, हेलो क्या होता है, हेलो होता है जब भी आपका सूरज के ऊपर हेलो होता है ना, तो हेली से बना इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो भाई चीज़ें क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। एक बार बस स्लाइड में गो थ्रू कराऊंगा, सो डैट चीज़ें बहुत सही हिसाब से एक बार समझ में आ जाए। गो थ्रू कराना ऐसा जरूरी है, तो सो डैट इतना कुछ पढ़ा तो एक बार स्लाइड निकाल लो आंखों के, निकाल आंखों से नीचे, आंखों के नीचे से, कि भाई कैसे क्या चीज़ें हुई है। शुरुआत करिए हमने यहाँ से, प्रेसिपिटेशन देखा 4 तरीके का, कैसे कैसे हो रहा था, आपको फोटो में दिखा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था जितना आपको एक्सप्लेन चाहिए था। उसके बाद मैंने आपको रेनफॉल के बारे में बताया, कन्वेक्शन के बारे में बताया, कैसे वो होती है ये बताया, ओरियोग्राफिक के बारे में बताया, विंडवर्ड लीवर्ड साइड, नॉर्थ एंड साउथ स्लोप, टेरे मतलब सब कुछ विद फोटो। साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बताया कि कैसे बनती है साइक्लोनिक रेनफॉल, आपकी टेम्परेट रीजन में होती है, क्लाउड बनाती है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में आपको बताया, भाई ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी वगैरह। ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक बताई, एब्सोल्यूट बताई, इसमें यूनिटी याद रखना इसकी, और रिलेटिव बताई। तो भाई रिलेटिव में कुछ एक दो पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यू शुड लर्न, डैट इज, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना भाई, फॉर्मूला एक बार देख लेना बस, ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड एयर क्या होती है, कैसे आपका बारिश एक्चुअल में होती है, बारिश एक्चुअल में क्यों होती है, क्योंकि आपका बादल एक सर्टेन ह्यूमिडिटी ही अपने अंदर रख सकता है, उसके अलावा वो बाहर निकालता है, वो बारिश के रूप में बाहर निकालेगा। कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, मिस्ट, फॉग, देखिए हमने सारी की सारी विद फोटो, वी हैव अंडरस्टैंड। उसके बाद कैसे आपकी ड्यू बनती है, कैसे फ्रॉस्ट बनती है, कैसे मिस्ट बनती है, वी हैव सीन। फॉग आपकी कितने प्रकार की होती है, एडवेक्शन, एडवेक्शन देखी, रेडिएशन देखी, देन वी हैव फ्रंटल फॉग देखी, उसके बाद अपस्लोप फॉग देखी, उसके बाद भी ये कुछ पॉइंटर्स आपके वी हैव सीन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। तो भाई अगर फॉलो नहीं मारा यहाँ फॉलो मार दो, जय बोले की। और अगली सीरीज मतलब अगला फिर पार्ट लेके आएंगे, तो बस कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंट रहो, यू विल, आपको उतना मिलने वाला है, इतना कोई पेड में भी आपको नहीं देगा, सीधी बात है, उतना मैं आपको फ्री दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी। और थैंक यू बोलते नहीं बोलते, थैंक यू नहीं बोलते, ये बोलते हैं हम, क्लास जिंदाबाद। थैंक यू एवरीबडी।